हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए, इसके अलावा यदि आप लैंग्वेज क्वालिफाइंग पेपर और मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, ठीक है, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस प्रैक्टिस सेट पेपर या प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से समूह में जो सर्वाधिक उष्मारोधी हैं। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, प्लास्टिक, एबोनाइट, कागज़, कपास, बेकेलाइट, शुष्क हवा और रबर। तो देखिए, प्लास्टिक, एबोनाइट, कागज़, कपास, बेकेलाइट, शुष्क हवा व रबर उष्मारोधी हैं। क्या है? उष्मारोधी। नेक्स्ट है कि जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे की विरोध दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल खाली स्थान होगा। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा, शून्य। तो देखिए, जब किसी पिंड पर दो समान बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो उनका परिणामी बल शून्य होगा और पिंड पूर्ववत स्थिति में ही रहेगा। इस बल को संतुलित बल कहते हैं। नेक्स्ट कहता, जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज़ को शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल को छिड़काए बिना ही खींचा जा सकता है। यह परिघटना है। तो 113 का होगा तीसरा ऑप्शन, यानी जड़त्व के गुण को दर्शाती हैं। जड़त्व के गुण को दर्शाती हैं। तो देखिए, जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज़ को शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल को छिड़काए बिना कागज़ खींची जा सकती है। ये परिघटना जड़त्व के गुण को दर्शाती हैं। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहता है, जड़त्व कहलाता है। नेक्स्ट फिर कहता है, 1 kg द्रव्यमान व 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोले को इसके केंद्र से जाती हुई अक्ष के परितः 50 रेडियन से कोणीय वेग से घुमाया जाता है। घूर्णन की गतिज ऊर्जा। तो घूर्णन की गतिज ऊर्जा होता है 1/2, ठीक है, 1/2 mv² होता है, ठीक है, 1/2 mv। तो यहाँ पे ले लेंगे 1/2 गुने जड़त्व आघूर्ण, ठीक है, जड़त्व आघूर्ण गुने कोणीय वेग का स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा 1/2 इंटू जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग का स्क्वायर। अब देखिए, ठोस गोले का जड़त्व आघूर्ण क्या होगा 1/2 mr², 1/2 mr², यानी ये हो जाएगा 1/2, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखिए, ठोस गोले का जड़त्व आघूर्ण जो हो जाएगा, ठोस गोले का जड़त्व आघूर्ण, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/5 इंटू 1/2 इंटू 1/5 mr², ठीक, इंटू में क्या होगा तो w², ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपको 1/2 इंटू 1/5, 1/2 इंटू 1/5 इंटू 1 इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर, यानी कितना होगा 9 और बट्टा में कितना होगा 10, यानी 9/10 जूल। तो ये हो जाएगा 9/10, तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट है कि सरल लोलक का गोलक एक जो है खोखला गोला है जो पारे से पूर्णतः भरा है। यदि 1/3 पारा निकाल लिया जाए तो लोलक का आवर्तकाल 115 का क्या होगा, तो दूसरा ऑप्शन क्या होगा, दूसरा ऑप्शन। तो देखिए, खोखले गोले से 1/3 पारा निकाल लेने पर द्रव्यमान केंद्र नीचे की ओर विस्थापित हो जाएगा, जिससे पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाएगी, ठीक है, पेंडुलम का आवर्तकाल बढ़ जाएगा, ठीक है। पेंडुलम का जो आवर्तकाल है ये पेंडुलम की लंबाई के वर्गमूल का समानुपाती होता है, यानी T समानुपाती √, क्या होगा, L होगा, ठीक, T समानुपाती √L। क्वेश्चन नंबर देखिए 116। तो 116 है कि एक गेंद ऊंचाई पर विराम की स्थिति से फर्श पर गिरती है तो ऊंचाई n/4 तक वापस जो है उछलती हैं। गेंद तथा फर्श के बीच जो है प्रत्यावस्थान गुणांक है। तो देखिए
116 का जो हो जाएगा, मान लीजिए ये h है, ठीक है, और ये जो है h/4 है, h/4, ठीक। तो ऊंचाई से गेंद गिराई जाती है तो टक्कर के बाद जो है ये h/4 उछलती हैं, ठीक। तो प्रत्यास्था गुणांक जो हो जाएगा E बराबर √h2/h1, यानी √, टक्कर के बाद की ऊंचाई, टक्कर के बाद की ऊंचाई और टक्कर के पहले की ऊंचाई। तो ये हो जाएगा कितना, 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा 1/2, यानी तीसरा ऑप्शन, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो प्रत्यास्था गुणांक होगा √, टक्कर के बाद की ऊंचाई बटे टक्कर के पहले की ऊंचाई। 117 देखिए, कहता है किसी वस्तु को 30 मीटर से गिराने पर 30 सेकंड समय लगता है, उसी वस्तु को 120 मीटर से गिराने से कितना समय लगेगा। तो देखिए यहाँ पे h बराबर, यहाँ s बराबर होता है ut प्लस हाफ AT², तो यहाँ पे h मान लेते हैं, तो h बराबर ut प्लस हाफ AT²। h, अब देखिए ऊंचाई से गिराने पर u का मान तो 0 हो जाएगा, तो h बराबर क्या होगा, हाफ AT², क्या होगा, हाफ AT², ठीक। तो h जो है समान त्वरण के लिए h समानुपाती t², h समानुपाती t², ठीक। या फिर t बराबर क्या होगा, t समानुपाती √h, ठीक, t समानुपाती √h, या फिर T2/T1 बराबर क्या होगा, √h2/h1, ठीक। तो ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा अब देखिए T2 हो जाएगा वो क्वेश्चन मार्क, ठीक है, T1 हो जाएगा आपको T, और H2 हो जाएगा आपको 120 और H1 हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से जो है आपको T2/T बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 120/30, यानी T2/T हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी T2 बराबर क्या होगा, 2T, तो 2T यानी 2 ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, मशीन के भौतिक लाभ, वेग अनुपात एवं मशीन के क्षमता के बीच संबंध। 118, तो मशीन की क्षमता n, ठीक है, बराबर होता है यांत्रिक लाभ, क्या होता है, यांत्रिक लाभ बटे में वेग अनुपात, तो n बराबर हो जाएगा ma, ठीक है, ma बटा में VAR, ठीक है। तो n बराबर ma बटा में VAR। मशीन की क्षमता का कोई मात्रक नहीं होता, ठीक। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है, यहाँ पे n बराबर क्या हो जाएगा, तो NVR, ठीक है, NVR, ma बराबर NVR। नेक्स्ट कहता है एक जो है ग्रह X, एक आदमी 500 ग्राम द्रव्यमान के पिंड को 20 मीटर पर सेकंड की चाल से फेंकता है, ठीक है, तथा इसके वापस नीचे आने पर 20 सेकंड बाद जो है पिंड को लपक लेता है, पिंड का भार। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो F बराबर क्या होता है, mv/t, F बराबर mv/t। तो यहाँ पे हो जाएगा mv, यानी संवेग में परिवर्तन बटा में समय। तो यहाँ पे हो जाएगा 500 m × v होगा 10⁻³ ठीक। और कहता है 20 सेकंड बाद, तो गुने 20 और बट्टा में क्या हो जाएगा, तो बट्टा में हो जाएगा 10, बट्टा में हो जाएगा आपको कितना, तो 10 हो जाएगा, ठीक। 20 मीटर पर सेकंड की चाल से फेंकता है, नीचे आने पर 20 सेकंड बाद जो है इसको ले लिया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको F बराबर कितना होगा, तो F बराबर यहाँ पे 1 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। F बराबर कितना होगा, तो 1 न्यूटन। 3 0 से 3 0 कट जाएगा, ठीक है, 5 दूनी 10 भी कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 न्यूटन, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है, तो यहाँ देखिए यहाँ आने या जाने में लगा समय, तो कुल समय बट्टा में कितना होगा 2, यानी 20 बट्टा में 2 कितना होगा 10 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे कुल समय हो जाएगा 10 सेकेंड, इसीलिए 10 लिए थे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 120 कहता है कि धागे एक सिरे पर बंधे पत्थर के टुकड़े को धागे के दूसरे सिरे को हाथ में पकड़कर वृत्ताकार घुमाया जाता है। अगर धागे की लंबाई व टुकड़े के वेग दोनों को 2 गुना करने पर धागे का तनाव पहले की अपेक्षा, तो देखिए F बराबर क्या होता है mv²/r,
ठीक है, या F1/F2 बराबर होगा mv1² बटा में R1 या फिर mv2² बटा में R2। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो F1/F2 जो हो जाएगा ये 1/2 हो जाएगा, यानी F2 बराबर क्या हो जाएगा 2F1, F2 बराबर हो जाएगा 2F1। ठीक है, F2 बराबर 2F1, तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, यानी 2 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट 121 कहता है क्या होता है जब जल को 8 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है और तब बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 121 का तीसरा। तो किसी भी द्रव का आयतन तापमान के बढ़ने से बढ़ता है और घटने से घटता है, परंतु जल का व्यवहार भिन्न होता है। यहाँ 4 डिग्री सेल्सियस तक आयतन घटता है फिर बढ़ता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस तक आयतन घटेगा फिर क्या होगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट 122 है कि जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के खाली स्थान पर हो तो प्रतिबिंब अभिवर्धित, आभासी और सीधा होता है। 122 का फर्स्ट, तो देखिए जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के F1 और O के मध्य होता है तब ऐसी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब अभिवर्धित, आभासी तथा सीधा होता है। क्या होता है, तो अभिवर्धित, आभासी और सीधा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की अभिलक्षण कौन सा है जिसके कारण समान तारत और तीव्रता की दो विभिन्न ध्वनियों के बीच भेदन हो सकता है। 123 का होगा दूसरा, गुणता। तो देखिए ध्वनि की वह विशेषता जिसके द्वारा हम एक ही प्रबलता और पिच की दो ध्वनियों के बीच अंतर कर सकते हैं उसे टिम्ब्रे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे 124 है कि विविध जीव ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी में पूरी तरह से तोड़ने हेतु विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं। कभी कभी जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो पाइरूवेट के टूटने के लिए जो है दूसरा रास्ता अपनाया जाता है। यहाँ पाइरूवेट लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है जो है एक। तो 24 का हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, 3 कार्बन अणु। ठीक है, क्या हो जाएगा, 3 कार्बन अणु हो जाएगा। तो ग्लाइकोलाइसिस में 6 कार्बन वाले ग्लूकोज को पाइरूवेट के 2 अणुओं में परिवर्तित किया जाता है, प्रत्येक में 3 कार्बन होते हैं। किण्वन में पाइरूवेट को लैक्टिक एसिड का उत्पादन करने के द्वारा जो है क्या कम किया जाता है पाइरूवेट एसिड साइट्रिक एसिड। ठीक है, साइट्रिक एसिड चक्र, ठीक है, चक्र जिसे क्रेब्स चक्र के रूप में भी जाना जाता है, के माध्यम से जीवित कोशिकाओं को ऊर्जा की आपूर्ति करता है। ठीक, जब ऑक्सीजन जो है उपस्थित होता है तो ऑक्सीजन की कमी होने पर लैक्टिक एसिड का उत्पादन करने के लिए किण्वन करता है। नेक्स्ट फिर है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूहों में से कौन सा तत्व को बाद में जो है तालिका में जगह मिली। 125, तो देखिए 125 का क्या होगा, तो 125 का दूसरा ऑप्शन। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो है SCGA और जी समूह के बाद तालिका में स्थान मिला है। ठीक, नेक्स्ट 126 है कि लोहे की वस्तु में जंग जो है क्या बनने से लग जाती हैं। 126 का होगा दूसरा, फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। तो लोहे की वस्तुओं पर जंग फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड के मिश्रण के कारण होता है। यह एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन है जिसमें किसी पदार्थ के रूप, रंग या गुण हमेशा के लिए बदल जाते हैं। ठीक, उदाहरण के लिए दूध से दही बनना, मोमबत्ती का जलना, लोहे में जंग लगना।
लोहे में जंग लगना ऑक्सीजन की क्रिया है, और जंग लगने के दो जो है कारण है, ऑक्सीजन की उपस्थिति, नमी की उपस्थिति। लोहे में जंग लगने से इसका वजन बढ़ जाता है। जंग से बचने के लिए जस्ते का लेप चढ़ाते हैं, जिसे गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण या ये सदलेपन कहते हैं। फिर औद्योगिक रूप से विद्युत अपघटन द्वारा बनाए जाने वाले पदार्थों का समूह है। तो दूसरा ऑप्शन कास्टिक सोडा, क्लोरीन, एल्युमिनियम। ठीक है, तो देखिए औद्योगिक रूप से विद्युत अपघटन द्वारा बनाए जाने वाले जो है पदार्थ कास्टिक सोडा, क्लोरीन और एल्युमिनियम है। कास्टिक सोडा का विद्युत अपघटन से सोडियम प्राप्त होता है। ठीक है, बॉक्साइट या एल्यूमिनी से जो विद्युत अपघट से एल्युमिनियम प्राप्त होता है। नेक्स्ट फिर है कि Ca3PO4 के हॉल्टवाइज सूत्र वाले यौगिक में निहित परमाणुओं की संख्या कितनी निम्नलिखित है। तो देखिए यहाँ पे Ca3PO4 के हॉल्टवाइज सूत्र वाले यौगिक के निहित परमाणुओं की संख्या कितना है, तो 13 है। परमाणुओं की संख्या कितना है, तो यहाँ पे 13 है। ठीक, उसके बाद देखिए MgCO3 का उपयोग जो है जिप्सम लवण बनाने में होता है। NaHCO3 का उपयोग जो है बेकरी उद्योग में किया जाता है। D2O का प्रयोग जो है परमाणु संयंत्र में किया जाता है। 129 कहता धातुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तीसरा ऑप्शन धातुओं के संबंध में, तो यानी धातुओं में उनकी बाहरी कक्षा में 1 से 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, तो परमाणु में उनकी बाहरी कक्षा में 1 से 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, और धातुओं में उनकी बाहरी कक्षा में 4 से 8 जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट फिर जब लोहे की फाइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तब क्या होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हाइड्रोजन गैस और लौह क्लोराइड तैयार होता है। तो लोहे की फाइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl मिलाने पर लोहा HCl से क्रिया करके आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। नेक्स्ट कहता आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु आकार कैसे भिन्न होता है। तो दूसरा ऑप्शन परमाणुओं का आकार आवर्त में बाएं से दाएं से कम हो जाता है, बाएं से दाएं जाने पर कम हो जाता है, लेकिन समूह में ऊपर से नीचे तक बढ़ता है। तो परमाणुओं का आकार आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कम होता है, लेकिन ऊपर से नीचे आने में बढ़ता है। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर, तो आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणुओं का आकार आवर्त में बाएं से दाएं कम हो जाता है, लेकिन ऊपर से नीचे तक बढ़ता है। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त तथा 9 वर्ग होते हैं। ठीक है, वर्ग 1 से वर्ग 8 तक 2 उपवर्गों ए व बी में बांटे गए हैं। ठीक, और इस प्रकार इनकी संख्या 16 है। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्षार धातु तथा अंतिम सदस्य अक्रिय गैस है। ठीक, सिर्फ पहले आवर्त में हाइड्रोजन अपवाद है। नेक्स्ट कहता सिलेंडर में LPG का एक द्रव पदार्थ के रूप में होती हैं। तो 132 का फर्स्ट सिलेंडर से निकलते हुए वह गैस बन जाती हैं। ठीक, तो एक सिलेंडर में तरल रूप में LPG मौजूद होता है। जब यह तरल सिलेंडर के बाहर आता है तो गैस बन जाता है, जो एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, जबकि LPG का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट फिर है कि अमोनियम क्लोराइड का घोल। 133 का फर्स्ट अमोनियम क्लोराइड का घोल, तो NH4Cl, ये NH4+Cl-। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, यानी अमोनियम क्लोराइड का घोल नीले लिटमस को लाल में बदल देगा। नेक्स्ट 134 है कि A को B के घोल में डालने पर उसका रंग बदल जाता है, जबकि C को B के घोल में डालते हैं तो उसका रंग नहीं बदलता है। ABC अभिक्रियाशीलता के बारे में निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो देखिए 134 का जो हो जाएगा आपको ए ऑप्शन हो जाएगा।
ठीक है। 134 का जो हो जाएगा ए, रंग में बदलाव यह दर्शाता है कि रासायनिक अभिक्रिया घटित हुआ है। घोल बी का रंग बदल जाता है क्योंकि ए बी से अधिक जो है अभिक्रियाशील है, ए बी से अधिक अभिक्रियाशील है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो चूँकि देखिए यहाँ पे है कि ए को बी के घोल में डालने पर उसका रंग बदल जाता है, जब सी को बी के घोल में डालते हैं तो उसका रंग नहीं बदलता है। ए बी सी अभिक्रियाशील के बारे में निष्कर्ष निकालना है। तो घोल जो है बी का रंग जो है बदल जाता है, घोल बी का रंग जो है बदल जाता है, ठीक है, बदल जाता है क्योंकि ए जो है बी से अधिक अभिक्रियाशील है, ए जो है बी से अधिक अभिक्रियाशील है, ए जो है बी से अधिक अभिक्रियाशील है, यानी ए ऑप्शन, ठीक। सी, ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135 कहता है कि डबल रोटी को पकाते समय मीठी सुगंध पैदा होती है क्योंकि देखिए, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है, तो 135 में देखिए, क्योंकि जो है खमीरीकरण की क्रिया द्वारा यीस्ट शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। तो अल्कोहलिक किण्वन पायरुवेट अणुओं को बनाने के लिए यीस्ट द्वारा शर्करा को जो है विखंडित किया जाता है, जिसे ग्लाइकोलाइसिस के रूप में भी जाना जाता है। ग्लूकोज अणु के ग्लाइकोलाइसिस से जो है पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं, ठीक है, पायरुविक एसिड के 2 अणु फिर एथेनॉल के 2 अणुओं और 2CO2 में कम हो जाते हैं। नेक्स्ट, जिम्नोस्पर्म 2 ग्रीक शब्दों जिम्नो एवं स्पर्म से बना एक शब्द है जिसका अर्थ है 136 का 3 नग्न बीज। जिम्नोस्पर्म शब्द से जो है 2 ग्रीक शब्दों से लिया गया शब्द जिम्नो का अर्थ है नग्न और स्पर्म का अर्थ है, ठीक है, जिम्नो का अर्थ है नग्न और स्पर्म का अर्थ है बीज, ठीक है, इसलिए इसे नग्न बीज के रूप में जाना जाता है। तो क्या होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, मछली में पाए जाने वाला नियासिन एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो एक पशु उत्पादक है, यह एक रूप है। 137 का होगा फर्स्ट, विटामिन B3 का। तो नियासिन जिसे विटामिन B3 भी कहा जाता है, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों विशेष रूप से मांस, चिकन एवं मछली में पाया जाता है। वह शरीर में वसा जो है एक शर्करा में संचित कार्य एवं स्वस्थ जो है कोशिकाओं को बनाए रखने के लिए नियासिन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, फिर कि विभिन्न जंतुओं के अंतःकंकाल इससे बनते हैं, इसे प्रकाश संश्लेषण की जो है मूल प्रक्रिया के माध्यम से जीवन रूपों में शामिल किया जाता है, जो क्लोरोफिल युक्त सभी जीवन रूपों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किया जाता है। इस अणु का चक्र स्वयं वायुमंडल से या पानी में घुलकर ग्लूकोज अणुओं में बदल जाता है। अणु का नाम बताए। 138 का होगा दूसरा ऑप्शन, कार्बन। क्या हो जाएगा, तो कार्बन यौगिक जो जानवरों के जो है एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन बनाता है, यह कैल्शियम कार्बोनेट है। सीसेल घोंगे, कैलम सीप और कई अन्य जैसे मोलस्का के जो है एक्सोस्केलेटन है। नेक्स्ट, फिर है कि कैडमियम प्रदूषण का संबंध किस बीमारी से है, दूसरा ऑप्शन इटाई। तो कैडमियम प्रदूषण से इटाई नामक बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट है कि गोल्जी उपकरण के कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से को पढ़िए। तो यहाँ पर देखिए 140, तो 140 का राइट आंसर क्या होगा, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो यह जो है पट्टिकाओं में उत्पादन के भंडारण को जो है संशोधन व पैकेजिंग के में मदद करता है, ठीक। तो गोल्जी तंत्र महत्वपूर्ण कार्य प्रोटीन की पैकेजिंग एक स्राव है। यह जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन प्राप्त करता है और यह इसे बंधे पट्टिकाओं में पैकेज करता है, ठीक है, जिन्हें बाद में लाइसोसोम, प्लाज्मा झिल्ली या स्राव जैसे विभिन्न गंतव्यों में ले जाया जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट,
फिर कहता है वे हवा में सल्फर डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषकों के स्तर के प्रति बहुत संवेदनशील पाए जाते हैं। वे आमतौर पर पेड़ों की छाल पर पतली हरी सफ़ेद परत के रूप में उगते हुए पाए जाते हैं। इन्हें वायु प्रदूषण के लिए उपयोगी बायो इंडिकेटर माना जाता है। ठीक है, तो जीव का नाम बताएं। 141 का होगा 3 अमीबा। क्या होगा 141 का राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन लाइकेन। क्या होगा लाइकेन। तो लाइकेन एक जटिल जीव रूप है जो दो अलग अलग जीवों को एक कवक एक शैवाल की सहजीवी की साझेदारी हैं। वे सामान्य तौर पर पेड़ों की छाल पर पतली हरी सफ़ेद परत के रूप में उगते हुए पाए जाते हैं। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के प्रति लाइकेन बहुत संवेदनशील है। लाइकेन व्यापक रूप से पर्यावरण संकेतक या जैव संकेतक के रूप में उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट 142 मानव शरीर के भीतर लसिका के परिवहन में कार्य संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चयन करिए। 142 का होगा तीसरा कि यह जो है आंत से पचा व अवशोषित वसा को ले जाते हैं और एवं अतिरिक्त तरल पदार्थ को बाह्य स्थानों से वापस रक्त में परिवाहित कर देते हैं। ठीक, तो 142 का 3 होगा। लसिका प्रणाली का मुख्य कार्य शरीर के सभी ऊतकों में अंतरकोशिकीय स्थानों से ऊतक तरल पदार्थों को एकत्रित करना है एवं वापस एक प्रणाली के नसों में ले जाना है। लसिका प्लाज्मा प्रोटीन को रक्त प्रवाह में वापस लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। नेक्स्ट फिर है कि भोजन के अंतर्ग्रहण हेतु जो है किसका मुंह नहीं होता है। यह जो है स्यूडोपोडिया नाम बनाकर भोजन को घेर कर निगलता है। जब भोजन पूरी तरह से घेर लिया जाता है तो भोजन का एक थैले के रूप में आ जाता है जिसे खाद्य रिक्तिका कहते हैं। ठीक है, अवशोषित अतिरिक्त जो है भोजन ग्लाइकोजन एवं लिपिड के रूप में जमा हो जाता है। अपचित भोजन रिक्तिका में एकत्र हो जाता है। कोशिका झिल्ली को तोड़कर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। जीव की पहचान करें। तो यहाँ पे देखिए 143 का राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, ये भी अमीबा होगा। तो अमीबा एक कोशिकीय जंतु है, इसलिए उसके पास भोजन के लिए मुंह नहीं होता। अमीबा भोजन को घेर कर जो है स्यूडोपोडिया बनाकर उसका अंतर्ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता पौधों को भी वृद्धि और विकास के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्व पौधों को वायु और जल द्वारा आपूर्ति की जाती हैं पौधों को। तो 144 का होगा 5। क्या होगा 5। 144 का वायु पौधों को 2 पोषक तत्व कार्बन और ऑक्सीजन की आपूर्ति करती है। पानी की आपूर्ति हाइड्रोजन एवं मिट्टी पौधे को 13 पोषक तत्वों की आपूर्ति करती हैं। इन 13 पोषक तत्वों में से 6 जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं एवं अन्य 7 पोषक तत्व जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। नेक्स्ट 145 है कि शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन केवल समसूत्रण। तो शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए केवल जो समसूत्रण सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसे परोक्ष कोशिका विभाजन भी कहते हैं। इस प्रकार की कोशिका विभाजन शरीर की कायिक कोशिकाओं में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है बीजांड, जिसमें अंड द्वार एक सिरे पर होता है जबकि निभाग और नाभिक जो दूसरे सिरे पर होता है कहलाता है। 146 का फर्स्ट ऑर्थोट्रोपस की स्थिति में बीजांड में अंड द्वार एक सिरे पर तथा निभाग तथा नाभिक दूसरे सिरे पर होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कथन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 147 का तीसरा ऑप्शन
तो देखिए 143 का क्या होगा, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, यानी जैव विविधता की क्षति के कारण वनोन्मूलन होता है। तो वनों की कटाई विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वन भूमि को साफ करने का कार्य दुनिया भर में बढ़ती हुई चिंता है कि इसमें कई पर्यावरणीय समस्याओं को जो है जन्म दिया है। ठीक, अब कहता कि इनमें से कुछ वन्य जीव की हानि, जैव विविधता का प्रभाव, जलवायु परिवर्तन, ग्लूकोज वॉशिंग और जल चक्र पर प्रभाव शामिल है। नेक्स्ट 148 देखिए, कहता है कि मानवों में एक अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और यह हार्मोन उत्पन्न करती हैं। किसकी कमी से सी रोग होता है, ABC। तो 148 का दूसरा, तो देखिए मानवों में अग्नाशय एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, यह जो है इंसुलिन हार्मोन उत्पन्न करती हैं, जिसकी कमी से डायबिटीज, मधुमेह यानी मेलिटस रोग होता है। नेक्स्ट 149, पौधों को अपनी वृद्धि विकास के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की सूक्ष्म पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। 149 का फर्स्ट, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन पौधे द्वारा, ठीक है, अवशोषित होते हैं। ठीक है, तो सूक्ष्म पोषक तत्व पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम जो है, सल्फर, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है, और मैग्नीशियम, मैग्नीजिन, बोरोन, कोबाल्ट, ठीक है, लोहा, तांबा आदि, आयोडीन। तो ये जो है आपको नाइट्रोजन पौधे अवशोषित होते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है कि पौधे में श्वसन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो 150 का तीसरा, श्वसन दिन और रात दोनों समय होता है। ठीक है, तो श्वसन जो है दिन और रात दोनों समय होता है, ये कथन क्या है, तो सत्य है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।